दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपकी परीक्षाएं नजदीक आ चुकी हैं, इसलिए आप जल्दी से तैयार हो जाइए। स्टडी 91 आपके लिए लेकर आया है एक छोटा सा क्रैश कोर्स, ठीक है, जिसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं पे करना है। इसमें क्या किया जाएगा दोस्तों, कम समय में पूरे के पूरे सब्जेक्ट का रिवीजन आपको कराया जाएगा। विश्वास करिए, अगर आपको मैं कहूं कि सिंपल एक दो तीन वीडियो में पूरी की पूरी एंशिएंट हिस्ट्री को समराइज करके आपको दे दिया जाए यूट्यूब पर बिना किसी हेडेक के, तो कैसा रहेगा। आपको कहा जाए कि पूरी की पूरी मिडावल हिस्ट्री सिर्फ 2 क्लास में आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। क्लास खूब लंबी रहेगी, 1.5 घंटे 2 घंटे की क्लास रहेगी, ठीक है, लेकिन पूरी मिडावल हिस्ट्री एक छोटा सा पॉइंट्स भी आपको छोड़ा नहीं जाएगा और पूरा का पूरा रिवीजन कराया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रिवीजन पैकेज है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। लास्ट टाइम अगर आप पढ़ के जाएंगे तो बेशक आपके एग्जाम में बहुत सारे पॉइंट फंसने वाले हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में आपके बहुत सारे वनडे एग्जाम होने वाले हैं या कोई भी एग्जाम होने वाला है, देखिए स्टैटिक पॉइंट वहां पर डिस्कस किए जाएंगे और इस तरह के जो वीडियोस दिए जाएंगे ये सुबह के 10 बजे आपको स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल करा दिए जाएंगे, ठीक है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे पुलिस की तैयारी कर रहे हो, टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हो, लेखपाल दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, कोई भी एग्जाम, आप बैंकिंग एग्जाम दे रहे हो, डिफेंस एग्जाम दे रहे हो, देखिए कोई भी एग्जाम देंगे, लेकिन आपके जो स्टैटिक पार्ट होते हैं, जैसे जो सब्जेक्ट के पार्ट होते हैं, मैं कहूं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, ये तो फिक्स होते हैं ना, इसमें तो कुछ चेंजेस नहीं होते हैं ना। हां, ये अलग चीजें हैं कि आपके कोर्स में पर्टिकुलर एग्जाम में हो सकता है, अगर रेलवे का एग्जाम दे रहे हो तो साइंस का पोर्शन थोड़ा ज्यादा आएगा, बाकी का पोर्शन थोड़ा कम आएगा, ये चीजें होती हैं। आप अगर यूपीएसआई का एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पॉलिटी का सेगमेंट ज्यादा आएगा, बाकी की चीजें थोड़ी कम आएंगी, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो सभी चीजें होती हैं। तो यहां पर कम से कम लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि अगले 10 दिनों के अंदर आपकी पूरी की पूरी हिस्ट्री समाप्त हो जाए, उसके बाद 5-6 दिनों के अंदर आपकी पॉलिटी समाप्त हो जाए, अगले 10-12 दिनों में आपकी ज्योग्राफी समाप्त हो जाए। तो कैसा रहेगा ये सेशन, ठीक है। 10 बजे ये सेशन आपको स्टार्ट हो चुका है, तो अभी ज्वाइन करते हैं इस सेशन को। सबसे पहले दोस्तों आज मैं कुछ स्पेशल सीरीज में जो बात करने वाला हूं वो है गवर्नर जनरल। ये गवर्नर जनरल की स्पेशल सीरीज है जिसको स्पेशली तैयार किया गया है दिल्ली पुलिस को ध्यान में रखकर। जी हां दोस्तों, यानी अंग्रेजों की सत्ता जब स्थापित होती वहां से लेकर के जब अंतिम समय आता है, यानी लॉर्ड माउंटबेटन का नाम सुना होगा, भारत की आजादी के समय वो क्या थे, वायसराय थे, वहां तक की पूरी कहानी आज मैं सिर्फ एक वीडियो में बयां करने वाला हूं। बहुत ही प्यारा सा वीडियो है, चलिए इसके साथ शुरुआत करते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करना चाहूंगा रॉबर्ट क्लाइव। एकदम इत्मीनान से सुनिएगा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, शांति से, क्योंकि आज बहुत ज्यादा बातें करूंगा। एक तरह से पूरा इतिहास, जो पूरा मॉडर्न हिस्ट्री है वो आंखों के सामने से गुजर जाएगा। पूरी मॉडर्न हिस्ट्री आपके आंखों के सामने से गुजरने वाली है। हो सकता है अगर पार्ट ज्यादा बड़ा होगा दोस्तों तो मैं समय को देखते हुए इसको 2 हिस्से में बांट भी सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो तैयार रहिए आप लोग, ठीक है। सबसे पहले नाम आता है दोस्तों, एकदम इत्मीनान से पढ़ते चलिए, कोई प्रेशर मत रखेगा। नाम क्या है? रॉबर्ट क्लाइव। दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव का नाम आपने सुना होगा, मैं पिछले 2 दिन से रॉबर्ट क्लाइव की इतनी चर्चा कर दिया हूं कि आप सभी को याद हो गया होगा। एक बार फिर से चर्चा करता हूं ताकि फिर से आपको याद हो जाए। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो बंगाल का नवाब था, कहां का? जो बंगाल का नवाब था उसका नाम था सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला। इस सिराजुद्दौला ने क्या किया, ठीक है, कुछ लोगों को बंधक बनाकर कहां डाल दिया? काल कोठरी में डाल दिया। उस काल कोठरी में बहुत सारे अंग्रेज व्यक्ति मर गए और उसमें से 23-24 व्यक्ति बच गए, जिसमें से एक व्यक्ति हालवेल था। वो हालवेल चला गया इसी लॉर्ड क्लाइव के पास, और क्लाइव क्या करता है, उसके बाद ठान लेता है कि अब हमें बंगाल पर हमला बोलना है, धावा बोलना है, और क्लाइव अपनी 300 सेनाओं की टुकड़ी लेकर के बंगाल पर हमला करने चला आता है। लेकिन वो बड़ा कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था, उसने बंगाल की कुर्सी को हथियाने के लिए रास्ता बनाया मीर जाफर को, ठीक है। मीर जाफर जो कि सिराजुद्दौला का सेनापति था, उसके माध्यम से उसने बंगाल के नवाब को मारना चाहा। जी हां दोस्तों, आप जो सुन रहे हैं सही सुन रहे हैं। तो यहां पर जो इसका समय है दोस्तों, ये 1757 इसलिए है क्योंकि ये कोई गवर्नर नहीं था, ये कोई गवर्नर जनरल नहीं था, यह अंग्रेजों का एक टुकड़ी का सेनापति था, आप कह सकते हो। यहां पे जो हम टॉपिक जरूर कवर कर रहे हैं गवर्नर जनरल और वायसराय, लेकिन आपको ध्यान देना है कि रॉबर्ट क्लाइव जो है ये कोई गवर्नर जनरल नहीं है, ठीक है।
वो सिर्फ क्या है, 300 सेनाओं की टुकड़ी का एक सेनापति है, तो वो बंगाल पर हमला करने के लिए आ जाता है, ठीक है। और इस लड़ाई में उसका सहयोग कौन देता है, मीर जाफर देता है। क्यों, गद्दी की लालच में। मीर जाफर को ऑफर किया जाता है कि अगर सिराजुद्दौला मारा जाता है तो मीर जाफर बंगाल का अगला नवाब बन जाएगा, और इसी लालच में मीर जाफर ने क्या किया, साथ दे दिया अंग्रेजों का, और यहीं से कहानी शुरू होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये है 1757 से 1760, ठीक है। ये 1757 से 1760 तक बंगाल इसी के अधीन रहा, ठीक है। 1760 में फिर अंग्रेजी सरकार ने इसको वापस इंग्लैंड बुला लिया कि एक काम करो रॉबर्ट क्लाइव, तुम चले आओ, ठीक है। ये वापस चला जाता है, दोबारा भी आएगा 1765 में। कब आएगा, 1765 में। तो इसके बाद जो अंग्रेजों का सेनापति हुआ, कौन हुआ, तो याद रखेगा हेक्टर मुनरो का नाम हम लोग पढ़ते हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी याद रखेगा, हेक्टर मुनरो, ठीक है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये बक्सर की लड़ाई में था शामिल, किसमें, बक्सर की लड़ाई हुई थी, और ये लड़ाई हुई थी 1764 में, ये उसमें शामिल था। मीर जाफर ने जिसमें सहयोग किया था क्लाइव को, उस लड़ाई का नाम था प्लासी का युद्ध, ठीक है। और प्लासी की लड़ाई हुई थी 1757 में, ठीक है। तो इसको याद रखेगा। अब इसके बाद की कहानी में मैंने आपको बताया कि आगे फिर क्या हुआ कि मीर जाफर जो गद्दी पर बिठा दिया गया, वह एक अयोग्य शासक था, उसको गद्दी से उतार करके कुछ समय बाद फिर से उसके दामाद मीर कासिम को गद्दी पर बैठा दिया गया, ठीक है। मीर कासिम जो योग्य शासक था, मीर कासिम ने गद्दी पर बैठते ही पहले क्या किया, याद रखिए, अपनी राजधानी जो मुर्शिदाबाद थी, मुर्शिदाबाद से राजधानी को ट्रांसफर कर लिया, कहां पर, मुंगेर लेके चला गया, ठीक है, मुंगेर, ठीक है, वहां पर चला गया। और अंग्रेजों के साथ थोड़ा सा हस्तक्षेप इसका बहुत ज्यादा होता था मीर कासिम का, इस वजह से अंग्रेजों ने कुछ समय बाद मीर कासिम को गद्दी से उतार दिया। क्यों, क्योंकि मीर कासिम को नवाब बनाना भी किसका काम था, अंग्रेजों का, तो बनाया उन्होंने। अब गद्दी से उतारना भी उनकी जिम्मेदारी थी, उतार दिया। उतारने के बाद फिर से दूसरा ऑप्शन क्या था कि फिर से मीर जाफर को गद्दी पर बिठा दिया जाए, और अंग्रेजों ने बिठा भी दिया। इसी बात से नाराज होकर के, मैंने बताया था, फिर से कहानी बता रहा हूं, तीसरी बार ये कहानी बता रहा हूं आपके बैच में, ठीक है। फिर से मीर कासिम को कहां भेज दिया गया, अच्छा, मीर कासिम को जब गद्दी से उतारा गया तो मीर कासिम क्या हो गया, एकदम तिलमिला उठा। जाहिर सी बात है, कोई नवाब की गद्दी पर बैठा हो और अचानक उससे उसकी गद्दी छीन लोगे तो आदमी तो तिलमिला ही जाएगा ना। तो यहां पर हुआ क्या, उसने ठान लिया कि हम जाएंगे, जो मुगल नवाब है मुझसे जो है क्या मांगेंगे, साथ मांगेंगे, और जो अवध के नवाब थे उनसे साथ मांगेंगे। तो उस समय मुगलों की बात करूं तो मुगलों में कौन था, शाह आलम द्वितीय, क्या नाम था, शाह आलम द्वितीय, ठीक है, शाह आलम द्वितीय, वो गद्दी पर था। वो तैयार हो जाता मीर कासिम का साथ देने के लिए, और जो अवध का नवाब था नाम था शुजाउद्दौला, क्या नाम था, शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला भी दोस्तों तैयार हो जाता है, ठीक है। और ये तीनों मिल करके अपनी संयुक्त सेना बना करके तब बक्सर की लड़ाई लड़ने आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी हार होती है। हेक्टर मुनरो जीत जाता है, और उसी के बाद दोस्तों 1765 में मजबूरन इनको इलाहाबाद की संधि करनी पड़ती है। इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 को और 16 अगस्त 1765 को किया गया है। यह पूरी कहानी थी, ठीक है। अच्छा, अब दोबारा हेक्टर मुनरो को वापस बुला करके क्लाइव को दोबारा भेजा जाता है 1765 में। क्लाइव आने के बाद इलाहाबाद की संधि करवाता है और बंगाल में द्वैध शासन लगा देता है। क्या लगा देता है, द्वैध शासन। यह द्वैध शासन क्या होता है, द्वैध शासन माने दोहरा शासन। अच्छा, अंग्रेज हमेशा अपने आप को थोड़ा अलग रखना चाहते थे। अगर अंग्रेज चाहते तो अंग्रेज भी नवाब बन सकते थे, नहीं बन सकते थे क्या, अरे अंग्रेजों ने बंगाल के राजा को हटा दिया, जब वो मीर जाफर को राजा बना सकते थे, नवाब बना सकते थे, तो क्लाइव भी तो गद्दी पर बैठ सकता था, लेकिन क्लाइव गद्दी पर नहीं बैठा। क्यों, क्योंकि क्लाइव चाहता था, अच्छा मेन रीजन ये था कि बंगाल की जो प्रजा है वो अंग्रेजों के व्यवहार से खुश नहीं होती, ठीक है। ऐसे में विद्रोह हो सकते थे, तो प्रजा के बीच के किसी आदमी को अगर गद्दी पर बिठाया जाएगा तो चीजें कंट्रोल में रहेगी। इसीलिए अंग्रेजों ने क्या किया कि बंगाल में नवाब का शासन और बंगाल में मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, ठीक है, इन दोनों का शासन चलता था, इसीलिए इसको द्वैध शासन का नाम दिया गया, ठीक है। तो ये द्वैध शासन का कांसेप्ट लाया, बंगाल में द्वैध शासन लगा भी दिया गया, ठीक है। आगे कर रहा दोस्तों श्वेत विद्रोह। श्वेत विद्रोह भी किसके समय में हुआ था, याद रखेंगे क्लाइव के समय में श्वेत विद्रोह हुआ। क्या था श्वेत विद्रोह, इतना ज्यादा आपकी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। श्वेत विद्रोह में था क्या दोस्तों, जब क्लाइव दोबारा आता है ना 1765 से 67 के बीच में जब दोबारा आता है, तो क्लाइव का मानना यह रहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। उसने क्या किया कि बड़ा सख्त नियम बना दिया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी किसी से किसी तरह का डोनेशन नहीं ले सकते हैं, किसी से गिफ्ट रिसीव नहीं कर सकते हैं, तमाम इस तरह की चीजें आई सामने।
जिसकी वजह से अंग्रेजों ने ही विद्रोह कर दिया। किसने कर दिया? अंग्रेजों ने ही क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। जब अंग्रेजों ने विद्रोह कर दिया तो अंग्रेज को क्या बोला जाता था? गोरे। ये सब गोरे व्यक्ति थे, तो इसीलिए दोस्तों श्वेत, यहां पर कौन सा विद्रोह आया? श्वेत विद्रोह, यानी गोरे लोगों के द्वारा जो विद्रोह किया गया था उसी का नाम था श्वेत विद्रोह। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। सीधे सीधे मुद्दा पूछे तो बताइए कि लॉर्ड क्लाइव की नीतियों की वजह से यह श्वेत विद्रोह हुआ था। बस इतनी सी बात आपको जानना है। यह गवर्नर जनरल की स्पेशल क्लास चल रही है और मुझे टाइम का इशू नहीं है, मैं आराम से आपको क्लास दूंगा। अगर लंबी क्लास बनी तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देखो यार, हमें पढ़ना है मेहनत से, ठीक है कि नहीं? हमें बढ़िया से पढ़ाई करना है, उसमें कोई कमी कोई कोताही नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। करेक्ट कर्मचारियों के उपहार लेने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। अच्छा, ये उपहार ही क्या होता है? आज के जमाने में इसी को डोनेशन नाम से जाना जाता है। उपहार लेना क्या है? यही तो डोनेशन है। ठीक है, तो उपहार लेने से कर्मचारियों को मना कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। चलो, अच्छा अब क्या होता है दोस्तों? अब दोस्तों क्या होता है? अच्छा, आप एक टाइम पीरियड अगर आप देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं क्लाइव की बात करूं, यहां पे लिख दे रहा हूं, अगर मैं क्लाइव की बात करूं दोस्तों, तो 1757 में क्लाइव आया था। कब आया था? 1757 में। ठीक है, और 1757 से लेकर 60 तक था, फिर 60 में वापस चला गया, फिर 1765 में आया, और फिर जो है 2 साल तक फिर रहा। फिर बाकी के टाइम में क्या हुआ? ये 67 से लेकर के 72 तक में क्या हुआ? ये मामला खाली खाली सा था। ठीक है, अब अंग्रेजों के पास क्या था दोस्तों? क्योंकि जो इलाहाबाद की संधि हुई थी, उस संधि के तहत यह डिसाइड हुआ कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों की दीवानी अंग्रेजों को प्राप्त हो गई थी। दीवानी का मिलना मतलब प्रशासन में एंट्री कर जाना। ठीक है, दीवानी का मिलना मतलब अब अंग्रेज धीरे धीरे प्रशासन की तरफ घुसना चाह रहे थे और उनको एक रास्ता भी मिल गया। इसीलिए कहा जाता है कि अंग्रेजों की सत्ता स्थापित करने में बक्सर के युद्ध का बड़ा योगदान था। क्यों? क्योंकि बक्सर की लड़ाई के बाद अंग्रेजों को दीवानी जो मिल गई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी जो मिल गई, ये अपने आप में बड़ी बात हो गई। ठीक है, अच्छा अब क्या हुआ दोस्तों? अगला गवर्नर बनके आता है वारेन हेस्टिंग। ये अब जो स्पेशली बंगाल का गवर्नर बना करके इसको भेजा जाता है कि जाओ जाओ तुम बंगाल के गवर्नर हो। ठीक है, बंगाल के। अभी क्लाइव क्या था? कोई गवर्नर नहीं था, क्लाइव एक छोटी सी सेना का सेनापति था। ठीक है, यहां पे वारेन हेस्टिंग को गवर्नर बना के भेजा जाता है 1772 में, और एक लंबा टाइम पीरियड ये रहता है भारत में। ठीक है, 1772 से आया 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 आया, कब तक है? 1785 तक भारत में रहता है। सुनिए, अब इसके द्वारा कौन कौन से मुख्य कार्य किए गए, जहां परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जाता है। लिख रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट। सुनिए, जो लिखा है मैं केवल उतना नहीं पढ़ाता हूं, ये लिखा इसलिए है कि मुझे ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, आपकी क्लास जल्दी समाप्त हो जाए। ठीक है, इसलिए पीछे लिखा है। पीछे लिखने का मतलब ये नहीं कि नितिन सर को कुछ आता नहीं है। ठीक है, सुनिए ध्यान से। इसका नाम पड़ा रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट नाम ही क्यों पड़ा दोस्तों? एक शब्द है इंग्लिश में रेगुलेट। रेगुलेट माने क्या होता है? किसी चीज को नियंत्रित करना। रेगुलेटर आपने देखा होगा, आपके घर में गैस चूल्हे होंगे तो गैस सिलेंडर के ऊपर एक रेगुलेटर लगा होता है, और रेगुलेटर क्या करता है? वो नियंत्रित करता है। तो रेगुलेटिंग एक्ट क्या था? कि ये रेगुलेटिंग एक्ट जो था ये था कि कैसे भारतीयों को नियंत्रित किया जाए, कैसे यहां पर शासन व्यवस्था को स्थापित किया जाए, ये उसका एक तरीका था। तो रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया कब? 1773 में। अच्छा, 72 मत याद करिएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों अभी 72 में एंट्री हुई है, आते ही तुरंत कुछ थोड़े लागू हो जाता है। अरे आएगा, एक साल रुकेगा, देखेगा, ताकेगा, तब ना कुछ बनेगा। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आ गया। लिख रहा है इसके अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। क्या कहा गया? कि जहां जहां पर जो बंगाल का गवर्नर है, जहां जहां पर अंग्रेजी क्षेत्र होगा, मतलब जहां जहां पर अंग्रेजों का क्षेत्र होगा, चाहे उड़ीसा हो चाहे बिहार हो, ठीक है, उनको भी वहां का, इसको क्या बोला जाएगा? गवर्नर जनरल कहा जाएगा। ठीक है, तो परीक्षा में प्रश्न आता है कि भारत का बंगाल का, भारत का नहीं, अभी भारत की बात मत करिए, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है? तो उत्तर क्या बताएंगे? वारेन हेस्टिंग है। ठीक है, वारेन हेस्टिंग था। ठीक है, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों का निर्धारित किया गया था शुरुआत में, लेकिन बाद में एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक है, कह रहा है कि मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया था। भाई आपसे बोला ना कि जहां जहां भी अंग्रेजी क्षेत्र हैं, चाहे वो नीचे साइड हो, मतलब गुजरात साइड हो, चाहे वो मद्रास साइड हो, चाहे वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा साइड हो, कहीं भी हो, ठीक है, उन सभी को क्या कर दिया गया? इसके अधीन कर दिया गया। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? याद रखिए, वारेन हेस्टिंग थे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
करा 1774 के ईस्वी के रेगुलेटिंग। अब देखिए 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट बना उसके माध्यम से इस रेगुलेटिंग एक्ट का विस्तार किया गया। 1774 पे फिर काम स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये उसीलिए 1774 लिख रहा था कि अब काम शुरू हो रहा है रेगुलेटिंग एक्ट पर। सबसे पहले उसमें चर्चा किया गया था कि कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की जाए। एलिजा इम्पे का नाम सुना होगा, वो इस उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे, ठीक है, एलिजा इम्पे, ठीक है। तो याद रखिएगा पहला न्यायालय बनाएगा। जो पहला सुप्रीम कोर्ट बना है वो कहां पर बना है, तो याद रखिएगा वो कलकत्ता में ही बनाया गया था, ठीक है। क्यों आप उसको सुप्रीम कोर्ट इसलिए भी कह सकते हो क्योंकि पहला था और वो उस समय का सबसे क्या था, सबसे उच्च न्यायालय था। और याद रखिए करा वारेन हेस्टिंग ने राजकोषीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता शिफ्ट कर लिया। ये राजकोषीय कोषागार जो था जहां पर धन रखा जाता था, भाई दीवानी वसूलने का काम इनका ही था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी इनके अंडर में थी, ठीक है। तो जब ये दीवानी वाला कार्य करते थे तो वहां से जो धन मिलता था वो कोषागार में जमा हो जाता था। वो कोषागार कहां पर था, मुर्शिदाबाद में था। ये वही मुर्शिदाबाद है जिसको मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर कर लिया था। तो बाकी कोषागार मुर्शिदाबाद में था। तो उस कोषागार को वारेन हेस्टिंग ने क्या किया, कलकत्ता लेके शिफ्ट कर दिया। क्यों, दूर पड़ता था, उसको मेंटेन करने में दिक्कत होती थी, तो कलकत्ता लाके शिफ्ट कर दिया। समझ में आ गया। तो परीक्षा में तो प्रश्न पूछा जा सकता है ना। आगे बढ़िए, लिख रहा है 1772 में इसने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी और एक दीवानी अदालतों की स्थापना का भी प्रावधान किया, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, एक देखिए उच्चतम न्यायालय जो बना सो बना, इसके अलावा दीवानी और फौजदारी वाले न्यायालय भी बनाए गए। दीवानी फौजदारी आप समझ रहे होंगे तो उसको भी याद रखेगा, ठीक है। करा इसने 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के लिए प्रथम मदरसा भी बनाया गया। यहां पर याद रखेगा 1781 में मुस्लिमों के लिए पहला मदरसा कहां पर बना था, कलकत्ता में बना था, ठीक है। और अंग्रेजों की निगरानी में बना था। यह वही समय था, इसी समय के आसपास में जोनाथन डंकन ने बनारस में भी क्या किया, एक संस्कृत विश्वविद्यालय की भी स्थापना कराई है, तो उसको भी याद रखेगा। करा गीता के अंग्रेजी अनुवादक, ठीक है। जो गीता है ना हमारी, अरे गीता यार जिसमें भगवान श्री कृष्ण के उपदेश लिखे गए, उसके अंग्रेजी अनुवादक हैं, नाम है विलियम विल्किंस, ठीक है। विलियम विल्किंस ने गीता का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया है और वो अनुवाद किसके समय में किया गया था, वारेन हेस्टिंग के समय में किया गया था। अच्छा, अब आपके मन में कभी कभी बात आती होगी कि वारेन हेस्टिंग के समय में अनुवाद वाला कार्यक्रम क्या चल रहा था। दोस्तों एक बात बता दूं, अच्छा क्या जरूरत थी अंग्रेजों को गीता का अनुवाद करने के लिए, आप बताओ, कभी मन में आपके ख्याल आया भाई क्या जरूरत थी। दोस्तों जरूरत यह थी कि हमें भारतीयों को समझने में मदद मिले। अगर किसी व्यक्ति को समझना है तो सबसे पहले आपको उसके धर्म को समझना पड़ेगा। अगर आपने उसके धर्म को समझ लिया तो आपने उस व्यक्ति को समझ लिया, ठीक है, उसके मन को समझ लिया, उसके विचारों को समझ लिया, क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं धर्म से प्रभावित होता है। इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया, महाभारत आपने देखा होगा मुगलों के समय में भी, और हर समय में अनुवादक खूब रहे, उन्होंने किताबों को ट्रांसलेट किया है, तो इसने भी किया ट्रांसलेट, ठीक है। इसी सीरियल क्रम में दोस्तों आपने विलियम जोन्स का नाम सुना होगा। सबसे पहले 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना इन्हीं के निर्देशन में किया गया, विलियम जोन्स में। और विलियम जोन्स का नाम बहुत ज्यादा पूछा जाता है परीक्षा में, इसको स्टार लगाइए, यहां पे स्टार लगाइए, परीक्षा में आने वाला प्रश्न है, ठीक है। 10 में से किसी सेट में पूछा जा सकता है, इसको याद रखेगा। विलियम जोन्स 1784 में जो है विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया और इसमें जितनी भी पुरानी किताबें थी उनका अनुवाद करने का काम चला करता था, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। करा भारत का पहला समाचार पत्र, उसका नाम क्या था, द बंगाल गजट। भारत का पहला समाचार पत्र था द बंगाल गजट, उसको जेम्स ऑगस्टस हिक्की, क्या नाम है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा इस बंगाल गजट को पहली बार निकाला गया 1780 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कब बना है, 1784 में। और बंगाल गजट वाली किताब जो समाचार पत्र आया वो कब आया है, 1780 में आया, दोनों याद रखेगा, ठीक है। अभी ये जो समय चल रहा है ये वारेन हेस्टिंग का समय चल रहा है, बहुत लंबा टाइम पीरियड है भारत में उसका, ठीक है, तो याद रखेगा। अच्छा, कुछ लड़ाइयां भी हुई थी, जैसे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था, जो आगे चल के दोस्तों मंगलोर की संधि 1782 में हुई थी, उसके द्वारा समाप्त हुआ। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये मंगलोर की, एक मिनट यहां पे कुछ मिस्टेक रहेगा, ठीक है, तो ये समाप्त हुआ था। वो जो लड़ाई हुआ था वो लड़ाई भी याद रखे वारेन हेस्टिंग के समय में हुआ था, ठीक है। अभी दोस्तों आपके लिए एक स्पेशल वीडियो में लेके आऊंगा जिसमें केवल लड़ाइयों की
चर्चा करूंगा। क्यों? परीक्षा में लड़ाइयों से बहुत ज्यादा प्रश्न आता है। आज तो गवर्नर जनरल की स्पेशल सीरीज चल रही, तो आपका ध्यान केवल गवर्नर जनरल पे होना चाहिए, ठीक है। करा बोर्ड ऑफ रिवेन्यू, अभी आपने देखा कि कोषागार ट्रांसफर किया मुर्शिदाबाद से कलकत्ता, और बोर्ड ऑफ रिवेन्यू का भी निर्माण किसने किया? एक डिपार्टमेंट था ये बोर्ड ऑफ रिवेन्यू, वो बनाया वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में, ठीक है। करा बंगाल में जो द्वैध शासन चल रहा था, जिसको क्लाइव ने शुरू किया था द्वैध शासन, वह द्वैध शासन क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। किसके द्वारा? वारेन हेस्टिंग के द्वारा। तो परीक्षा में प्रश्न क्या पूछता है कि द्वैध शासन की शुरुआत किसने किया भारत में? तो क्लाइव ने किया। और द्वैध शासन का अंत बंगाल में किसने किया? तो क्या बताएंगे, जल्दी बताइए, किसने किया? वारेन हेस्टिंग ने किया। तो इसको भी याद रखिएगा। करा इसी के समय में 1784 में दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट भी आया था। क्या आया था? पिट्स इंडिया एक्ट। आप कह सकते हो दोस्तों कि रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट आया था। और ये कब आया था? याद रखिए 1784 में आया था, ठीक है। और कलकत्ता में एक सरकारी टकसाल की भी स्थापना की गई उस जमाने में, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इतने कार्य हुए थे, और इसी में से आपकी परीक्षा में प्रश्न आते हैं। वारेन हेस्टिंग के बारे में कभी भी इससे ज्यादा एक प्रश्न भी पूछा नहीं गया है, ठीक है। तो इतनी बातें आप याद रखिएगा। वारेन हेस्टिंग के बाद, क्लाइव के बाद वारेन हेस्टिंग आया, और वारेन हेस्टिंग के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस आया है। यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट व्यक्ति था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में बहुत सारे काम किए, बहुत सारे। पता है, अस्थाई बंदोबस्ती का नाम आपने सुना है? अस्थाई बंदोबस्ती का लाने का श्रेय किसको जाता है? याद रखिए, कॉर्नवालिस को जाता है, ठीक है। याद रखिए, बहुत ही सिविल सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पीरियड है, जरा ध्यान दीजिएगा। लिख रहा लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में समस्त जिले के अधिकार किसको दे दिए गए? कलेक्टर को दे दिया गया। जैसे आज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है ना, डीएम, उसी तरह से वही भाई सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है जिले का। तो उस जमाने में कलेक्टर हुआ करते थे। तो हर राज्य में जितने जिले थे, हर जिले में कलेक्टर अपॉइंट कर दिया, और सब अधिकार क्या कर दिया? इस कॉर्नवालिस ने कलेक्टर को पकड़ा दिया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, पहला काम। दूसरा लिख रहा है कलकत्ताबाद, मुर्शिदाबाद, ढाका, पटना, इन जगहों पर 4 प्रांतीय कार्यालयों की भी स्थापना किया गया, न्यायालय बनाया गया, 4 प्रांतीय न्यायालय। अभी तक क्या होता था कि एक ही न्यायालय था और उसी पे पूरा लोड पड़ता था। हालांकि फौजदारी दीवानी अलग से बनाई गई थी, लेकिन लोड बहुत ज्यादा पड़ता था। तो एक बार की जो आसपास के राज्य हैं, वहां पर भी एक प्रांतीय न्यायालय बना दिए जाएं। तो कॉर्नवालिस के समय में 4 प्रांतीय न्यायालय कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका और पटना में तैयार किया गया, ठीक है। करा कि भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखेगा, कॉर्नवालिस को ही कहा जाता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। न्यायिक क्षेत्र में दोस्तों शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया है किसने? कॉर्नवालिस ने दिया, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत, ठीक है। अच्छा, कैसे दोस्तों? शक्ति को डिसेंट्रलाइज किया, यानी अपने पावर को। अभी देखिए क्या था, वारेन हेस्टिंग के समय में था कि सबसे पावरफुल व्यक्ति कौन था? वारेन हेस्टिंग था। जो गवर्नर जनरल था वो पावरफुल था। अच्छा, ये पावर का फायदा कॉर्नवालिस भी उठा सकता था, लेकिन कॉर्नवालिस ने ऐसा किया नहीं। कॉर्नवालिस ने क्या किया कि जिला में कलेक्टर नियुक्त कर दिया, और कलेक्टर को वहां का हेड बना दिया। तो ये क्या है? ये शक्ति का पृथक्करण ही तो है, मतलब अपनी शक्तियों को, अपने हाथ में जो पावर है उसको बांट देना, ठीक है। तो याद रखिए, ऐसा कार्य किया। करा कॉर्नवालिस संहिता, जिस तरह से आप पढ़ते हो, आईपीसी आई थी, भारतीय दंड संहिता, वो तो काफी बाद में आएगा 1860-62 के दौरान, ठीक है। आईपीसी और सीआरपीसी, इसके समय में कॉर्नवालिस संहिता आया था, जिसमें नियम कानून बनाए गए थे, ठीक है। तो कॉर्नवालिस संहिता और बोर्ड ऑफ रिवेन्यू की स्थापना, मतलब उसके समय में अनाउंसमेंट हुआ था वारेन हेस्टिंग के समय में, और यहां पर बन के तैयार हो गया, ठीक है। करा प्रत्येक जिला में पुलिस थाना की स्थापना और एक दरोगा भी बनाया गया, और दरोगा को इंचार्ज बनाया गया। सोचो, कलेक्टर वो जिला की देखने को तैयारी कर रहा है, जिला देखने का काम किसका? कलेक्टर का है, और हर जिला में पुलिस थाना बनाया गया, और वहां पर भी एक दरोगा बनाया गया इंचार्ज के रूप में। अभी जिला वाइज चल रहा, अभी थाना वाइज नहीं हुआ है काम। थाना मतलब जैसे आज के थाने होते हैं वैसे थाने नहीं है, अभी जिले के हिसाब से कार्य यहां पर चल रहे थे। इसके अलावा दोस्तों तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी किसके समय में हुआ था? इसी के समय में हुआ था। ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में आपको याद होगा हैदर अली की मृत्यु हो गई थी, याद है कुछ? हैदर अली टीपू सुल्तान का पिता, ठीक है। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके समय में हुआ? कॉर्नवालिस। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती 1799 में, उसको भी याद रखेगा। इसके अलावा गाजीपुर में इसकी मृत्यु हो गई है कॉर्नवालिस में। इसका समाधि स्थल कहां पर है? गाजीपुर में बना हुआ है, ठीक है। उसको भी ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं, सर जॉनसोर के बारे में पढ़ते हैं। इत्मीनान से पढ़िए,
कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए सर जॉन सोर के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए 1793 में जब कॉर्नवालिस गया तो 93 से लेकर 98 में कौन था? जॉन सोर था। करा इसने अहस्तक्षेप की नीति को अपनाया। किसकी नीति को? अहस्तक्षेप की नीति। अच्छा, अलग अलग तरह के लोग हुए, कई लोगों ने हस्तक्षेप किया है और कई लोगों ने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई है। तो अहस्तक्षेप की नीति के लिए सर जॉन सोर को जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, आप कैसे याद कर सकते हैं? कभी परीक्षा में पूछ दे तो सोर माने होता है शोरगुल, ठीक है। अब जॉन सोर, ठीक है, यानी शोर नहीं करना है, शोर होगा तो हस्तक्षेप होगा, लेकिन यहां पर उल्टा सिस्टम है, शोर अहस्तक्षेप, ठीक है। तो याद रखेगा अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। इसके अलावा निजामों तथा मराठों के बीच एक युद्ध हुआ था, खुर्दा का युद्ध। कौन सा था? खुर्दा का युद्ध हुआ था। यह 1795 में हुआ था, उसमें भी इसी के समय में हुआ था। और 1793 का जो चार्टर एक्ट आया है, ठीक है, वो किसके समय में आया है? वो भी जॉन सोर के समय में आया है। स्टार्टिंग में क्या था दोस्तों? 1773 में आया था आपका रेगुलेटिंग एक्ट, फिर 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, फिर 1793 में आपका आ गया है क्या? याद रखेगा चार्टर एक्ट पारित हुआ है, ठीक है, 1793 में। आगे दोस्तों यही काम बना कि हर 20-20 साल पर चार्टर एक्ट को क्या किया जाएगा? अपडेट किया जाएगा। इसीलिए आप देखेंगे कि 1793 के बाद हर 20 साल बाद, इसी में 20 साल आप ऐड करिए तो आप कहेंगे सर 20 साल ऐड करेंगे तो 1813 हो जाएगा। तो 1813 में एक चार्टर एक्ट आया है, फिर 20 साल ऐड करिए, आप कहोगे 1833 हो गया, फिर एक चार्टर एक्ट आया है, फिर एक ऐड करिए तो 1853, फिर एक चार्टर एक्ट आया है। तो याद रखेगा इसके बाद 1858 में जब कंपनी का शासन ही समाप्त हो गया तो फिर अब चार्टर एक्ट की कोई बात ही यहां पर नहीं होती है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अभी मैं जब आपको संवैधानिक विकास पढ़ाऊंगा तो वहां पे रेगुलेटिंग एक्ट में पर्टिकुलर क्या क्या कहा गया, पिट्स इंडिया एक्ट में क्या था, 1793 का चार्टर एक्ट क्या कहता है, 1813 वाला क्या कहता है, 33 वाला क्या कहता है, वो भी पढ़ाऊंगा। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम लोग गवर्नर जनरल पढ़ रहे हैं। घबराइए मत, एक एक टॉपिक 2-2 3-3 बार रिपीट करूंगा ताकि कोई भी प्रश्न गलत आपसे ना होने पाए। आगे देखिए, अगला आ गया 1798 में लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली अपने आप को बंगाल का शेर मानता था और इसी ने टीपू सुल्तान को भी मारा था। उस समय में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। याद रखेगा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, उसमें उसकी मृत्यु हुई थी 1799 में, ठीक है। तो 1805 तक लॉर्ड वेलेजली रहेगा भारत में, याद रखेगा। लेकिन अब भारत में सहायक संधि का जनक किसे कहा जाता है? तो वेलेजली को कहा जाता है। अहस्तक्षेप की नीति किससे संबंधित है? जॉन सोर से संबंधित है। और सहायक संधि की जो नीति बनाई थी वो वेलेजली ने बनाई थी। अच्छा, सहायक संधि क्या था? जैसे मान लीजिए आपसे हमने संधि कर लिया कि यार जब कभी मौका आएगा आप हमारी हेल्प करोगे, मदद करोगे, ठीक है। आपने इस पर संधि पत्र पर हस्ताक्षर कर लिया। अब अंग्रेज मान लो किसी से लड़ने चले गए ना, तो जो पड़ोसी होता था उनको भी जबरदस्ती जाना पड़ता था अंग्रेजों का साथ देने। यही तो था सहायक संधि, ठीक है। तो याद रखेगा इस तरह की संधि अंग्रेजों ने बनाई। और सबसे पहले किसने बनाया सहायक संधि? तो लॉर्ड वेलेजली ने बनाया। कारण सहायक संधि करने वाले जो प्रमुख राज्य थे उन राज्यों का क्रम भी आपसे पूछता है। तो देखिए राज्यों का क्रम क्या है, और राज्यों का क्रम देखिए बहुत सारे लोगों ने तो स्वयं से स्वीकार कर लिया और बहुत सारे लोगों का राजपाट नष्ट हो गया तब वो स्वीकार किए, ठीक है। जैसे अगर हैदराबाद की बात करें तो 1798 में ये सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। 1799 में दोस्तों मैसूर भी आ गया था। क्यों? क्योंकि 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, अब तो उसको सहायक संधि स्वीकार करना ही था मैसूर को, ठीक है। तंजौर ने अक्टूबर 1799 में किया है। अवध ने 1801 में स्वीकार किया है। पेशवाओं ने क्या किया? 1801 में पेशवाओं ने भी स्वीकार किया। भोसले ने 1803 में किया। सिंधिया जो लोग थे इन्होंने 1804 में किया, ठीक है। और अन्य जोधपुर, जयपुर, मच्छेड़ी, बूंदी, भरतपुर, ठीक है, यहां पे भी जो छोटे मोटे राजा थे इन्होंने भी सहायक संधि को स्वीकार किया, ठीक है। तो सहायक संधि स्वीकार किया। और सहायक संधि किसकी देन थी? तो याद रखें लॉर्ड वेलेजली का देन थी। और यही सारे रीजन थे कि लॉर्ड वेलेजली के साम्राज्य का विस्तार बहुत ज्यादा हुआ, इसीलिए इसको बंगाल का शेर कहा जाता है। गजब का काम किया है ना, ठीक है। तो बंगाल का शेर कहा जाता है, ऐसा माना जाता है। करा इसके समय में फोर्ट विलियम कॉलेज की भी स्थापना हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज कहां बना? कलकत्ता में बना था, ठीक है। शुरुआत में इस कॉलेज की स्थापना इसलिए किया गया था कि वहां पर ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा। जो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाले या जो गवर्नर जनरल के काउंसिल में काम करने वाले लोग थे, जो बड़े अधिकारी होते थे, उनके लिए ट्रेनिंग सेंटर टाइप का था ये फोर्ट विलियम। लेकिन बाद में इसको स्कूल में परिवर्तित कर दिया गया। तो जहां पर उनके बच्चे जो बड़े अधिकारी होते थे उनको यहां क्वार्टर मिलता था भारत में रहने के लिए, तो उनके बच्चों के पढ़ने लिखने की व्यवस्था कहां पर की गई थी? इस फोर्ट विलियम कॉलेज में की गई थी। तो इसको याद रखेगा, ये फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में किसके समय में स्थापित हुआ है? तो याद रखेगा ये लॉर्ड वेलेजली के समय में स्थापित हुआ है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध मैंने कितने बार बताया,
चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी 1799 में, इसीलिए 1799 में मैसूर शामिल हो गया सहायक संधि के दौरान। ठीक है, तो याद रखिएगा। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध भी हुआ है मराठों के साथ। ठीक है, तो याद रखिएगा पहला वाला किसके समय में हुआ था? कार्नवालिस के समय में। दूसरा वाला किसके समय में हुआ है? तो यहां पर याद रखेगा किसके समय में बार बार नाम स्किप कर जाता हूं मैं। ठीक है, वेलेजरी। ठीक है, लॉर्ड वेलेजरी। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सर जॉर्ज बार्लो। ठीक है, अभी जॉर्ज बार्लो क्या है दोस्तों? ये 1805 से लेकर 1807 तक क्या थे? भारत में गवर्नर जनरल थे। भारत में नहीं, अभी बंगाल का ही गवर्नर जनरल है। अभी देखो शब्द इस्तेमाल मत करना गलती से, भारत का गवर्नर जनरल। क्यों? क्योंकि आगे बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी बंगाल का गवर्नर जनरल है। तो सर जॉर्ज बार्लो जो था वो 1805 से लेकर 1807 तक जो था, पहले नंबर पे क्लाइव हमने पढ़ा, दूसरे नंबर पे वारेन हेस्टिंग पढ़ा गया, तीसरे नंबर पे कॉर्नवालिस को पढ़ा गया, चौथे नंबर पे सर जॉनसोर को पढ़ा गया, पांचवें नंबर पे बेलेजली को पढ़ा गया, छठवें नंबर पे कौन आ गया? जॉन बार्लो आ गया। दोस्तों जॉन बार्लो के समय में 1806 में वेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ था। इसमें सिपाहियों ने विद्रोह किया था। दोस्तों अभी मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं। ठीक है, इसके बाद जो टॉपिक शुरू करूंगा ना उसमें सिपाही विद्रोह पढ़ाऊंगा। सिपाही विद्रोह ने भारत में जितने भी विद्रोह हुए हैं, ठीक है, उन सभी विद्रोह का एक स्पेशल वीडियो आपको बना के दूंगा, ताकि परीक्षा में किसी भी विद्रोह से एक सिंगल क्वेश्चन भी आए तो आप उसके लिए तैयार रहना। देखो पता है स्टडी 91 पर आप आ गए हो तो आपकी जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, आप बस मन लगा के पढ़ो। ये जो पीडीएफ आप लोग मांग रहे हैं ना, मैं पीडीएफ भी दे दूंगा आपको। क्यों परेशान है पीडीएफ के लिए? मैं देख रहा हूं लगातार आपके कमेंट आ रहे हैं। मैंने कहा ना मॉडर्न हिस्ट्री समाप्त होने जा रही है, एंशिएंट मिडावल मॉडर्न पूरे हिस्ट्री का पीडीएफ एक साथ दे दूंगा। मैं दे दूंगा यार, क्यों परेशान है आप? बिलीव नहीं है, भरोसा नहीं तो बताइए कि नितिन सर आप पर भरोसा नहीं। कमेंट करिए, कमेंट करिए। कमेंट में देखता हूं, रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूं। एक हफ्ते बाद रिप्लाई भी देना शुरू करूंगा, थोड़ा समय का अभाव है। ठीक है, चलो सिपाही विद्रोह 1806 में हुआ था, याद रखेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। जॉन बार्लो के 2 ही साल था, 1805 से लेकर 7 तक, 2 साल में कितना काम हुआ होगा इसके समय में। इसके बाद आ गया मिंटो प्रथम। कौन आ गया? लॉर्ड मिंटो प्रथम। दोस्तों संजोग ऐसा देखिए 1807 से 1813 के दौरान लॉर्ड मिंटो प्रथम है। इसके ठीक 100 साल बाद एक और व्यक्ति आएगा, उसका भी नाम है लॉर्ड मिंटो। ठीक है, उसका भी नाम क्या है? लॉर्ड मिंटो। तभी उसको कहा जाता है लॉर्ड मिंटो द्वितीय। क्या कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो द्वितीय, क्योंकि प्रथम ये वाले। ठीक 100 साल बाद मुलाकात होगी। ठीक है, अरे 100 साल बाद जब लॉर्ड कर्जन वापस जाता है, जो बंगाल का विभाजन किया रहता है, जब वो वापस चला जाता है तो उसके बाद मिंटो ही आता है 1805 के बाद। ठीक है, तो याद रखिएगा 1905 के बाद मिंटो आता है, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। ये लॉर्ड मिंटो प्रथम है। करा इसके समय में 1813 में क्या हुआ? चार्टर एक्ट पास हुआ। एकदम जाते जाते अंतिम समय की घटना है। 20 साल बाद अपडेट होना था। इसके पहले चार्टर एक्ट कब आया था? 1793 में आया था। तो ये 1813 वाला चार्टर एक्ट यहां पर आ जाता है। इस चार्टर एक्ट में क्या खास बात थी दोस्तों? तो याद रखिए चीन के साथ अच्छा यहां पर कुछ व्यापारों पर एकाधिकार की बात आती है। ठीक है, 1813 पर और 33 दो आए हैं। 33 वाले में तो दोस्तों व्यापार को पूरी तरह से रोक दिया गया, खाली चीन के साथ चाय को व्यापार को छोड़ करके बाकी समस्त व्यापार किसके अंतर्गत आ गए? इसके अंतर्गत आ गए। ठीक है, तो ये एक अलग से हुआ था। 1813 वाले में इंपॉर्टेंट है कि यहां पर ईसाई मिशनरियों का प्रवेश हुआ और उनको भारत में खूब प्रचार प्रसार करने की छूट दी गई कि जाओ जितना लोगों को ईसाई बना सकते हो बना डालो। ठीक है, इतना छूट मिल गया उनको, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, करा इसके समय में महाराणा रणजीत सिंह ने 1809 में, अगर आपको याद हो तो 1809 में महाराजा रणजीत सिंह ने क्या किया था? अमृतसर की संधि किया था अंग्रेजों के साथ। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों नदी के एक साइड का इलाका महाराजा रणजीत सिंह का था और दूसरे साइड का इलाका जो है वो अंग्रेजों के पास था। तो उसको भी याद रखेगा, 1809 में ये अमृतसर की संधि हुई थी। तीसरा, अब इसके बाद जो आता है दोस्तों याद रखिए, ये कौन है? लॉर्ड हेस्टिंग है। ठीक है, हेस्टिंग से पहले मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगा। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा लॉर्ड क्लाइव के बारे में, फिर पढ़ा वारेन हेस्टिंग के बारे में, फिर पढ़ा क्लाइव के बारे में, सॉरी क्लाइव पढ़ा, वारेन हेस्टिंग पढ़ा, कॉर्नवालिस पढ़ा, फिर पढ़ा जॉनसोर के बारे में, फिर पढ़ा जो वेलेजली के बारे में। ठीक है, वेलेजली के बाद किसके बारे में पढ़ लिया हम लोगों ने? जॉन बार्लो के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, जॉन बार्लो के बारे, सिपाही वेल्लोर का सिपाही विद्रोह उसी समय में हुआ था। ठीक है, जॉन बार्लो के बारे में पढ़ लिया और उसके बाद 2 साल के बाद फिर आ गया कौन? आपका जॉन बार्लो और उसके बाद आपका लॉर्ड मिंटो प्रथम, और लॉर्ड मिंटो प्रथम के बाद लॉर्ड हेस्टिंग आ गया। हेस्टिंग का नाम एक लोगों से मिलता जुलता है, पता किससे? इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था वारेन हेस्टिंग। क्या पढ़ा था? वारेन हेस्टिंग। तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, सर एक ही व्यक्ति है कि 2 अलग अलग व्यक्ति है? याद रखिए दोनों अलग है। वारेन हेस्टिंग पहला गवर्नर बंगाल
का पहला गवर्नर था, ठीक है, गवर्नर जनरल था। और यहां पर जो वारेन हेस्टिंग है, ठीक है, ये इसका जो समय पीरियड था ये 1772 से लेकर 85 तक था। कब तक? 1785 तक था, ये यहां पर था। ये लॉर्ड हेस्टिंग है, ये 1813 से लेकर के 1823 तक है। कब तक है? 1823। तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय में आपको याद आ रहा होगा दोस्तों, राजा राम मोहन राय ने एकदम धमा चौकड़ी मचा रखा था ना, राजा राम मोहन राय, जिनको आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। मैं कुछ याद दिलाऊं क्या आपको याद होगा दोस्तों, 1815 में उन्होंने क्या खोला था दोस्तों? आत्मीय सभा का निर्माण किया था, आत्मीय सभा की स्थापना किया था, ठीक है। इसके अलावा 1815 में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया। किसने किया दोस्तों? याद रखिए, ये मैं राजा राम मोहन राय जी के बारे में बता रहा हूं। इसके अलावा 1828 में राजा राम मोहन राय जी ने क्या किया? ब्रह्म समाज की स्थापना किया, लेकिन ये तो 23 में चला जाएगा, ठीक है। तो ब्रह्म समाज आ जाएगा बाद में, वो विलियम बेंटिक आएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक उसका नाम है, वो आने वाला है, ठीक है। तो उसके समय ब्रह्म समाज आएगा, लेकिन 1815 में यह सभा और हिंदू कॉलेज का नाम आप याद रखेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए बता रहा है कि लॉर्ड हेस्टिंग के समय में मार्च 1816 में अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच में एक युद्ध हुआ था, संगोली का युद्ध, ठीक है। तो याद रखेगा, एक संधि हुआ था, संगोली की संधि। दोस्तों इस समय जो माना जा रहा है कि नेपाल, अभी आपने सुना होगा नेपाल में उत्तराखंड, नेपाल ने क्या किया कि अपना नया नक्शा जारी किया, ठीक है। उस नए नक्शे में उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों को नेपाल ने अपने मैप में दिखा लिया। इसके बाद तो जो है मुद्दा ही स्टार्ट हो गया, जिसमें लिम्पिया, धूरा, काला पानी और आपका लिपू लेक वाला था, ठीक है। तो याद रखेगा। अब उसके बाद माजरा ज्यादा शुरू हो गया। तो वहां पर नेपाल ने जो वजह बताया, वो बताया कि सुगौली की, भारत ने जो वजह बताया कि भाई ये इलाका हमारा था, उसमें कहा गया सुगौली की संधि हुआ था, ठीक है। तो उसी सुगौली की संधि दोस्तों, ये संगोला की संधि, सुगौली की संधि उसी संबंधित है 1816 में। ये आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ था और उन क्षेत्रों को भारत में शामिल किया गया था। आज वही क्षेत्रों को लेकर के विवाद चल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करा है कि ये जो हेस्टिंग है ना, हेस्टिंग करा है, जो हेस्टिंग है, इसने पिंडारियों का भी दमन किया था। ये पिंडारी कौन थे दोस्तों? सलमान खान की एक मूवी आई थी, बहुत जबरदस्त, वीर मूवी है। देखा आपने वीर मूवी? नहीं देखा तो लाके देख लीजिए। उसमें वीर जो रहता है, सलमान खान वीर का रोल करता है, ठीक है। सलमान खान है, उसका भाई शोएल खान, दोनों उस मूवी में है। और यहां पर हेस्टिंग का रोल अटेंड किया है जैकी श्रॉफ ने, बहुत बेहतरीन रोल किया है उन्होंने, ठीक है। तो याद रखेगा, यहां पर पिंडारियों के दमन की बात की गई। जो पिंडारी थे दोस्तों, कहा जाता है कि पिंडारी जो होते थे लूटपाट करने वाले व्यक्ति थे, ठीक है। मिथुन चक्रवर्ती भी यहां पर आपको याद होगा, ठीक है। तो याद रखेगा, ये वीर मूवी है, उसमें पूरा सीन दिखाया गया था। पिंडारियों का दमन किसके समय हुआ था? याद रखिए, लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुआ था। वारेन हेस्टिंग मत बोलिएगा, लॉर्ड हेस्टिंग बोलिएगा, ठीक है। करा है कि इसके नेता वासिल मोहम्मद, चीतू और करीम खान थे, ठीक है, याद रखेगा। करा इसने मराठों के शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया, मतलब पूरी तरह से सुफड़ा साफ कर दिया। पिंडारियों का और मराठों का, दोनों का सुफड़ा साफ किया था किसने? हेस्टिंग ने, ठीक है। वारेन हेस्टिंग मेरे मुंह से निकलने वाला था, बोलना नहीं है, हेस्टिंग बोलना है। करा इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को भी समाप्त करके प्रेस के मार्गदर्शन के लिए भी नए नियम बनाए थे। किसने बनाए थे नए नियम? तो याद रखेगा, ये नियम लॉर्ड हेस्टिंग ने बनाए थे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी याद रखेगा। करा इसके समय में 1822 में, जाने वाला समय आ गया, 1823 में चला जाएगा, ठीक है। तो याद रखेगा, करा इसके समय में 1822 में बंगाल में काश्तकारी अधिनियम भी लागू हुआ था। काश्तकारी उतना ज्यादा खास नहीं आपकी परीक्षा के लिए, बट याद रखे। अच्छा, इनके जाने के बाद दोस्तों बहुत छोटे समय के लिए आया था लॉर्ड एमहर्स्ट, ठीक है, 23 से लेकर 28 तक, ठीक है। लॉर्ड एमहर्स्ट था और इसी के समय में प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था। वर्मा युद्ध जो हुआ था म्यांमार के साथ हुआ था, ठीक है, म्यांमार के साथ हुआ था आंग्ल वर्मा युद्ध, 1824 से 26 में हुआ। इसमें अंग्रेजों ने वर्मा को पराजित किया और 1826 में दोनों के बीच में यांगडबू की संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई थी? आपसे अक्सर संधि ही पूछे जाते हैं, लेकिन आपकी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री का इतना डिटेल रूप आपको देखने को नहीं मिलेगा। हिस्ट्री बहुत तो थोड़ा सा ही आएगा क्वेश्चन, एकदम हल्के वाले क्वेश्चन आएंगे। ये तो मैं बहुत ज्यादा अपडेट करके आपको दे रहा हूं कि अगर आपने पैसे खर्च किए हैं तो आपको मतलब मजा आ जाए कि नहीं, स्टडी 91 पर पढ़ा हूं मैंने तो जबरदस्त पढ़ाया गया, किसी चीज की कोई कमी नहीं हुई है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर संधि हुआ है। आगे देखिए, देख रहा है कि 1824 ईस्वी में बैरकपुर की सैनिक छावनी में विद्रोह इसी के समय में हुआ था। अच्छा, बैरकपुर में जो सैनिक छावनी थी सबसे पहले, अच्छा बाद वाला विद्रोह 1857 की क्रांति वाला विद्रोह मत देखिएगा, वो तो बहुत बाद में, उसके पहले भी बैरकपुर में एक बार विद्रोह हो चुका था, याद रखेगा 1824 में, ठीक है। सैनिक छावनी में विद्रोह हुआ था, वो विद्रोह भी एमहर्स्ट के समय में हुआ था। इसके बाद आ जाता लॉर्ड विलियम बेंटिक, 1828 से लेकर के 1835 तक कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक है।
लॉर्ड विलियम बेंटिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसको इसी के समय में एक अनाउंसमेंट आया कि बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। किसको? पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा, ऐसा अनाउंसमेंट आया था। लिख रहा है कि 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना है? तो याद रखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसके अलावा दोस्तों आपसे भी तो पूछ सकता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? बताइए, बंगाल का अंतिम जीजे कौन था गवर्नर जनरल? तो याद रखिए यही था। क्यों? क्योंकि 1833 में चार्टर एक्ट आएगा, ठीक है, और इसके पहले 1828 में आ चुका था और इसका शासन 1835 तक था, ठीक है। इसीलिए अंतिम गवर्नर जनरल कर लो बंगाल का या फिर भारत का पहला गवर्नर जनरल कर दो, दोनों ही बातें इसके ऊपर क्या हो जाती हैं? सही हो जाती हैं, साबित होती हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। राजा राम मोहन राय के सहयोग से विलियम बेंटिक ने ही 1828 में सती प्रथा के उन्मूलन के लिए कार्य किया है। सती प्रथा जो उस समय भारत में कुप्रथा के रूप में चलती थी, उसको समाप्त करने के लिए कानून बनाया है। 1828 में तो ब्रह्म समाज बना था, कानून इसका 1829 में बना था। याद रखिए उसके धारा 17 के अनुसार विधवाओं को सती होना अंग्रेजी सरकार की तरफ से अवैध घोषित कर दिया गया कि अब कोई भी विधवा सती नहीं होगी, ठीक है। अकबर और मराठा, ये अकबर कौन की बात कर रहा है? याद रखिए वो वाला अकबर नहीं, वो वाला अकबर तो बहुत बाद में, मतलब वो वाला अकबर जो था वो 1705 में मर चुका है और हम जिसकी बात कर रहे हैं ये तो 1828 से 35 की बात कर रहे हैं ना। तो ये अकबर दूती है। कौन है? अकबर दूती। अकबर दूती वही व्यक्ति था दोस्तों जिसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था, ठीक है। तो याद रखिएगा अकबर दूती और मराठा पेशवाओं ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए अथक प्रयास किए थे, लेकिन जब सरकारी नियम आ गया, अंग्रेजों के द्वारा धारा 17 के तहत नियम बनाया गया, तब यह सती प्रथा पूरी तरह से रोक दी गई। बेंटिक ने कर्नल स्लीमन की सहायता से, अच्छा उस जमाने में ठगों वाला भी काम बड़ा चलता था। आपने ठग्स ऑफ हिंदुस्तान देखा होगा ना, उसमें ठगी देखा होगा, तो उस जमाने में ठगों का काम भी बहुत चलता था। तो विलियम बेंटिक ने ठगी प्रथा को समाप्त करने के लिए कर्नल स्लीमन को नियुक्त किया और उसने जो है 1830 में समाप्त किया ठगी प्रथा को। तो याद रखेगा 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया गया, 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त किया गया और दोनों परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न क्या है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए, इसी के समय में मैकाले की अनुशंसा पर, मैकाले जो कि एक चौथा विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया था कार्यकारी परिषद में, ठीक है, और उसको जो है ध्यान में रखते हुए मैकाले ये विधि सदस्य के रूप में था और इसकी अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया, ठीक है। और मैकाले द्वारा कानून का वर्गीकरण भी किया गया। मैकाले बड़ा ही खराब व्यक्ति था दोस्तों। इसने मतलब बोला था कि भारत के जितने भी ग्रंथ हैं उससे कहीं ज्यादा ज्ञान अंग्रेजों की एक लाइब्रेरी के एक खाने में रखी हुई किताबों से मिल सकता है, ठीक है। ऐसी बात कहा था किसने? तो याद रखे मैकाले ने ही कहा था, ठीक है। कहा कि इसने न्यायालय में फारसी के स्थान पर स्थानीय भाषाओं को प्रयोग करने की अनुमति दिया था। अच्छा, इसके समय में जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है विलियम बेंटिक के समय में कि जो न्यायालय थे उसमें फारसी भाषा में चीजें होती थी। जैसे आज अपने न्यायालय की बात करेंगे तो वहां पर अंग्रेजी भाषा में कार्य किए जाते हैं, टोटल अंग्रेजी भाषा में, तो यहां पर फारसी भाषा होता था। तो यह हुआ कि स्थानीय भाषा में भी काम किया जाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया गया और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में इसको याद रखा जाता है। अगला है चार्ल्स मेटकाफ। ये 1835 से लेकर 36, बहुत छोटा टाइम पीरियड है, ठीक है। ये आया और इसको समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि याद रखिए समाचार पत्रों पर लगे प्रतिबंधों को इसने समाप्त किया, इसीलिए ये कहा जाता है, ठीक है, चार्ल्स मेटकाफ। तो 35 से लेकर 36 तक। इसके बाद आया छोटे पीरियड के लिए लॉर्ड ऑकलैंड, ठीक है, 1836 से लेकर के 1842 तक लॉर्ड ऑकलैंड है, ठीक है, याद रखिएगा ऑकलैंड, ठीक है। और 1839 में इसने दिल्ली से कलकत्ता तक क्या बना दिया? एक रोड बना था पहले से। रोड तो वैसे शेरशाह सूरी ने बनवाया था। शेरशाह सूरी का नाम सुना होगा, जिसने चौसा का युद्ध किया हुमायूं के साथ 1539 में और बिलग्राम का युद्ध किया 1540 में और 1545 में कालिंजर अभियान के दौरान शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। ये शेरशाह सूरी ने जो जीटी रोड बनाया था, जिसको आज हम ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं, उसका मरम्मत कराने का कार्य किसने किया था? सबसे पहले लॉर्ड ऑकलैंड ने किया था, ठीक है। तो याद रखेगा। इसके अलावा प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, अ से आंग्ल, अ से अफगान और
से ऑकलैंड, याद रखेगा। तो कभी परीक्षा में आ गया तो अ याद रखेगा, ठीक है। 1838 से 42 के बीच में लड़े गए, यह युद्ध समाप्त हुआ और इसी में दोस्तों राजा रणजीत सिंह और शाह शुजा के बीच और अंग्रेजों के बीच एक त्रिदलीय समझौता भी हुआ है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आया दोस्तों लॉर्ड एलनबरो, ठीक है। एलनबरो का समय है 1842 से लेकर के 44 तक और इसमें दोस्तों दास प्रथा को समाप्त किया गया। इसके पहले आपने देखा ठगी प्रथा को, सबसे पहले 1829 में सती प्रथा को, 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त किया गया विलियम बेंटिक के द्वारा, लेकिन यहां पर दास प्रथा को समाप्त किया गया 1843 में लॉर्ड एलनबरो के द्वारा, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा। कुशल अकर्मण्यता की नीति का जो है प्रतिपादन किसने किया था, तो वो किया था किसने, याद रखे लॉर्ड एलनबरो ने, कुशल अकर्मण्यता की नीति, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मैंने इसके पहले आपको बताया अहस्तक्षेप की नीति, ठीक है। ये नीतियां अपने आप में बहुत बड़ी नीतियां हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा अहस्तक्षेप की नीति क्या किसने लाया था, तो मैंने कहा था अहस्तक्षेप जॉन सोर, याद आया कुछ आपको, जॉन सोर ने लाया था, ठीक है। और नागरिक संहिता किसने लाया था, कॉर्नवालिस ने लाया था, ठीक है। और सहायक संधि किसने लाया था, लॉर्ड वेलेजली ने लाया था कि नहीं। ज्यादा हो गया क्या आज के लिए, रोक दूं, अभी नहीं रोकूंगा। कम से कम जो है लॉर्ड डलहौजी तक का काम पूरा कर लो, ताकि लॉर्ड कैनिंग वाले में जब भारत का वायसराय बनेगा तो वहां से लेकर के हम इसको अगले वीडियो में कवर करा देंगे, ठीक है। आराम आराम से पढ़ो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अब आ गया लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग भी दो थे दोस्तों, आगे आएंगे, ठीक है। अभी तो हार्डिंग प्रथम है, ठीक है। तो याद रखिएगा, लिख रहा है लॉर्ड हार्डिंग, लिख रहा है कि यह इसके समय में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ है, पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ है, क्योंकि राजा रणजीत सिंह की मृत्यु होने के बाद अंग्रेज उसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि राजा रणजीत सिंह जाएं कि हम सिखों के ऊपर हमला करें, ठीक है। तो याद रखें 45 से 46 के दौरान हुआ है, फिर 46 के बाद 47 छोड़ के फिर 1848 में फिर लड़ाई होगा, ठीक है। यह लगातार होता है, लेकिन 48 में डलहौजी आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा नरबली प्रथा को भी प्रतिबंधित किया किसने, लॉर्ड हार्डिंग ने प्रतिबंधित किया, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। करा कि लॉर्ड डलहौजी होगा, जलहौजी नहीं, मिसप्रिंट है यहां पर, ठीक है। तो यहां लिखिएगा लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी की बात करें दोस्तों तो 1848 से लेकर 1856 में देखिए चला जाएगा। 1857 की क्रांति ये नहीं देखा है, ठीक है। क्रांति के समय में कौन आ गया है, कैनिंग आ गया, कौन आ गया, कैनिंग, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग वो आ जाता है। करा कि सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिसको आज हम पीडब्ल्यूडी के नाम से जानते हैं, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ठीक है, पीडब्ल्यूडी, उस सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने किया था, याद रखेगा लोक सेवा विभाग और सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने किया है। इनसे पहले पीडब्ल्यूडी किसने बनाया था, तो अगर मध्यकालीन भारत के इतिहास की चर्चा करें तो वहां पर फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था, पीडब्ल्यूडी बनवाया था, बाग लगवाए थे, नहर खुदवाया था, अनाथालय बनाया था, और जो है अस्पताल बनवाए थे, कुएं खुदवाए थे, जलाशय बनवाए थे, बहुत सारा काम किया था किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। इसके अलावा जजिया कर भी लगाया था, वो भी याद रखिए, ठीक है। और इसके अलावा कुतुब मीनार का 5वां फ्लोर भी बनवाया था, ठीक है, वो भी याद रखिए। आगे देखिए, करा 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगा करके कहां मिला दिया गया, अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दिया गया। कब, 1856 में। इसके पहले बहुत सारे राज्यों को मिलाया गया, अभी बताता हूं। उस समय अवध का जो नवाब था वो एक नाबालिग था, वाजिद अली शाह, उसको जो है हटा करके नवाब से फिर इसको परमानेंटली यहां मिला दिया गया, जबकि अवध को पहले भी शामिल किया जा चुका था सहायक संधि के तौर पर, लेकिन यहां पर हमेशा हमेशा के लिए अवध का काम समाप्त हो गया। लिख रहा है शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने 1854 में एक आया था चार्ल्स वुड डिस्पैच, याद है आपको, मैंने पढ़ाया, बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया गया, ठीक है। चार्ल्स वुड डिस्पैच, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, चार्ल्स वुड डिस्पैच को लागू कर दिया गया। उसके अनुसार क्या था कि हर जिले में एक एंग्लो वर्नाकुलर कॉलेज खोले जाएंगे, स्कूल खोले जाएंगे, और प्रमुख नगरों में कुछ सरकारी कॉलेजेस खोले जाएंगे। 1857 में 3 अलग अलग प्रेसिडेंसियों में, कलकत्ता में, मद्रास में और बंगाल में 3 विश्वविद्यालय भी खोले गए, ठीक है, जो आज हम विश्वविद्यालय के रूप में देख रहे हैं। इसके अलावा प्रत्येक प्रदेश में शिक्षा निदेशक भी नियुक्त किया गया। तो इतना काम हुआ था किसके समय में, लॉर्ड डलहौजी के समय में। आपको सारी बातें याद रखनी है, आपके लेवल से ऊपर जाकर के पढ़ाया जा रहा है। अगर आपको बिलीव ना हो तो आप दिल्ली पुलिस का सिलेबस उठा के देख सकते हैं, ठीक है, बहुत ऊपर जाके लेवल पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। आगे देखिए, डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। डलहौजी को क्या मानते हैं, भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। क्यों, क्योंकि 16 अप्रैल 1853 को सबसे पहले मुंबई से थाड़े के बीच में 34 किलोमीटर की दूरी में यह रेल चलाया गया था, डलहौजी के समय में ही। डलहौजी के समय में 3-4 बड़े बड़े काम हुए हैं, जैसे रेलवे चला है, इसके अलावा पोस्ट ऑफिस एक्ट आया है जिसमें डाक टिकट वगैरह सुनने को मिलता है, तार व्यवस्था की शुरुआत हुई है, तार भेजा जाता था, जैसे आज के जमाने में फोन से बात होता है, उसी तरह से पहले तार
तार भेजा जाता था, यह भी पोस्ट ऑफिस की तरह से होता था, तो याद रखेगा ये सभी कार्य डलहौजी के समय में हुए हैं। 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहले डाक टिकट जारी किया गया और इसी डाक टिकट के माध्यम से क्या हुआ, थोड़ा सा रेवेन्यू जनरेट हो जाता था और यह व्यवस्था चल पाती थी। करा इसने कलकत्ता और आगरा के बीच पहली बार तार सेवा भी शुरू करवाया, किसने, लॉर्ड डलहौजी ने कराया। करा इसी के समय में भारतीय नागरिक सेवा हेतु प्रथम प्रतियोगिता भी आयोजित किया गया, ठीक है, याद रखेगा, जो प्रथम नागरिक प्रतियोगिता हो रही थी, ठीक है, जिसमें लोक सेवा विभाग की स्थापना भी की गई बाद में, यह सारा काम इसके अंतर्गत हुआ है। दोस्तों इसकी जो नीति थी, हड़पने की नीति थी, उसको डॉक्ट्रिन ऑफ पॉलिसी कहा जाता है या इसको व्यपगत के सिद्धांत कहा जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोला जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी पूरा डिटेल में, और ऐसे बोलते हैं व्यपगत के सिद्धांत, व्यपगत नीति के सिद्धांत, ठीक है, जिसके तहत ब्रिटिश समाज में मिलाए गए जो राज्य थे उसमें सबसे पहले मिलाया गया था सतारा, कब, 1848 में, फिर जैतपुर और संभल को कब मिलाया गया, 1849 में, बघाट को मिलाया गया 1850 में, उदयपुर राजस्थान में उसको मिलाया गया 1852 में, झांसी को मिलाया गया 1853 में, नागपुर को मिलाया गया 54 में, करौली को मिलाया गया 55 में, ठीक है, इसी तरह से, और 56 में किसको मिला दिया गया, अवध को भी मिला दिया गया, ठीक है, जिसमें वाजिद अली शाह को हटा करके, ठीक है, मिला दिया गया इसको भी। अब देखिए इसके बाद आ जाता है लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 की क्रांति हुई है। कहा जाता है कि अंग्रेजों का मानना था कि अंग्रेज मान चुके थे कि इस क्रांति की आंधी में अंग्रेजों की सत्ता उखड़ जाएगी। यह इस क्रांति में हमें आजादी तो नहीं मिला, लेकिन इस क्रांति ने ईस्ट इंडिया कंपनी से हमें निजात दिला दिया। क्यों? क्योंकि 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन भारत में था उसको समाप्त कर दिया गया। किसके द्वारा? ब्रिटेन से शासन आ गया, ठीक है, ब्रिटेन से आज्ञा आ गया वहां की महारानी का, ठीक है, और यहां से समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया का काम, ईस्ट इंडिया कंपनी का काम ही समाप्त हो गया। अब जो गवर्नर जनरल था, कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अब उस गवर्नर जनरल को भारत में क्या बना दिया गया? वायसराय बना दिया गया। तो मैं चाहता हूं ये वाला जो टॉपिक रहे वो आपको अगले वीडियो में दिया जाए, ताकि, क्योंकि अब यहां जरूरत से ज्यादा चीजें आपको याद रखनी, पढ़ाने को मैं पढ़ा सकता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर अगर कुछ ज्यादा पढ़ाऊंगा तो आपको होगी परेशानी। तो यहां से दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे लॉर्ड कैनिंग से लेकर के कहां तक का काम होगा, लॉर्ड कैनिंग से लेकर के आपका लॉर्ड माउंटबेटन तक बहुत सारी बातें होंगी, सभी बातों की चर्चा किया जाएगा। घबराइए मत, देखिए आने वाला है 6-7 क्वेश्चन ही आने वाला आपकी परीक्षा में, दिल्ली पुलिस में, इस पूरे हिस्ट्री से, चाहे वो एंशिएंट हो, मिडावल हो, मॉडर्न हो, लेकिन फिर भी मैं पूरी बातों को पढ़ाऊंगा। और इसी तरह से इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब चलेंगे, परेशान मत होइए। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था, सर करंट अफेयर और कंप्यूटर भी स्टार्ट कीजिए। देखिए परेशान मत होइए, बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला, अभी एडमिशन प्रक्रिया चल रही है, इस वजह से ज्यादा विषय में स्टार्ट नहीं कर रहे। बाकी मैथ और रीजनिंग आप लोग बराबर प्रैक्टिस करते चलिए। जो यूट्यूब चैनल पर आपको मॉक टेस्ट कराए जा रहे हैं वो भी जाकर अटेंड करिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो आपके लिए ज्यादा लाभकारी साबित होंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। दोस्तों कैसा लगा ये सेशन आपको पढ़ करके? वाकई बहुत ही मजा आ गया होगा, शानदार, जोरदार, जबरदस्त, ठीक है। लगातार इस सेशन से जुड़े रहने के लिए सुबह 10 बजे एक्टिव रहिए हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी 91 पर। देखिए ये सभी जो क्लासेज आपको दी जा रही है पहले से रिकॉर्डेड क्लासेज है। हम लोगों ने सोचा क्यों ना इसे बच्चों के बीच में डाल करके आपका थोड़ा और फायदा करा दिया जाए। तो वाकई आपको पढ़ने के बाद लग रहा होगा कि हाँ सर आपने जो दिया बिल्कुल बेहतर कंटेंट था, और बहुत सारे लोग तो आए होंगे और आके चले भी गए होंगे, ठीक है, क्योंकि पूरी क्लास देखने की सामर्थ्य शायद उनके अंदर ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप डटे रहिए। अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको डटे रहना होगा, मन से पढ़ाई करते चलिए। ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। एक चीज और कहना चाहूंगा दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा, हर जगह इसको बढ़ाइए, चाहे आप स्टेटस पे लगाइए, व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए, टेलीग्राम पर सेंड करिए, हर जगह इसको सेंड करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग स्टडी 91 से जुड़े और बेहतर तैयारी कर सके। दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक स्टडी 91 का ऐप नहीं इंस्टॉल किया वो जल्दी से इंस्टॉल कर लें, इसके माध्यम से आपकी तैयारी और भी बेहतर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन पर 4000 से अधिक वीडियोस आपके लिए अवेलेबल कराए गए, जिसके माध्यम से आप अपनी परीक्षा की पूरी तैयारी निःशुल्क कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे पेड कार्यक्रम भी स्टार्ट कर दिए गए हैं। वहां पे क्या है कि एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस चलती हैं, नंबर ऑफ टीचर्स ज्यादा होते हैं, डेली आपकी 6 से 7 घंटे की क्लासेस दी जा रही हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ें ताकि आपकी बेहतर स्टडी हो पाए, ठीक है। बाकी जितने प्रीवियस ईयर पेपर है, मॉक टेस्ट पेपर है, क्वेश्चन आंसर है, प्रैक्टिस सेट है, करंट अफेयर है, टॉपिक करंट अफेयर है, ऑल
टू ऑल सब कुछ हमारे एप्लीकेशन, वेबसाइट दोनों जगह पर फ्री ऑफ कॉस्ट रखे गए, उनका कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है। तो आइए आप हमारे YouTube चैनल, हमारे वेबसाइट, हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम से जुड़िए और अपने जीवन को सही दिशा दीजिए। देखिए, कुल मिला जुला करके सक्सेस पाना है, और सक्सेस पाना है तो कहीं ना कहीं किसी एक का हाथ पकड़कर आपको चलना होगा। अगर आपको लगता है कि स्टडी 91 इसके लिए बेहतर है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।